Hello friends, so now we will study our next lecture, that is Charter Act 1793. Already we have studied Regulating Act 1773, then we have studied Bengal Judicature Act 1781, Pitt's India Act 1784 and the Amending Act 1786. Okay, now it's time to study Charter Act 1793. अच्छा, ऑलरेडी 1786 के अमेंडिंग एक्ट में मैंने बताया था कि क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1785 में आ रहे थे इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के, तो उन्होंने आने से पहले कुछ कंडीशंस रखी थी। उन्होंने बोला था कि मुझे ज़्यादा पावर्स दी जाएं, क्योंकि पहले क्या था, मैंने आपको बताया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 तक जो था ओवरराइडिंग पावर नहीं थी गवर्नर जनरल की। जो भी काउंसिल डिसीजन लेगी उसके ऊपर गवर्नर जनरल ओवरराइड नहीं कर सकता था, मेजोरिटी बेसिस पे डिसीजन होगा। हाँ, कास्टिंग वोट जरूर मिल गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, बट कॉर्नवालिस ने कहा था नहीं, मुझे ओवरराइडिंग पावर चाहिए, मैं वीटो पावर चाहिए कि कोई भी डिसीजन अगर मैं चाहूँ तो वीटो कर सकूँ। ठीक है, तो ये पावर 1786 के अमेंडिंग एक्ट के तहत गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई। उसके अलावा कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ बना दिया गया था। मैंने आपको बताया 1786 में वही गवर्नर जनरल थे और वही कमांडर इन चीफ थे। कमांडर इन चीफ होता सेनापति, सेना का सेनापति, वही सेनापति थे, यानी कि जो भी मिलिट्री फोर्सेस थी वो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में थी। वो 1786 में बना वो हो गए थे। अब हम पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 क्यों आया था? क्योंकि 1773 में 20 साल के लिए उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए कमर्शियल फंक्शंस उनको अलाउ किए थे कि 20 साल तक ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो 93 में दोबारा ये आया और उनको दोबारा से ये आना जरूरी था, और दोबारा से इसने क्या किया, एक्सटेंडेड और यू कैन से प्रोवाइडेड द चार्टर ऑफ ट्रेड डन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर अनदर 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, जो ट्रेड का चार्ट जो ट्रेड कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, कमर्शियल फंक्शन, यानी कि यू कैन से द कमर्शियल फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी दैट हैज़ बीन इंक्रीज फॉर अनदर 20 ईयर्स, वो इस एक्ट के माध्यम से कर दिया गया। इनिशियली 20 साल के लिए 1773 में किया गया था, और इसके माध्यम से दोबारा 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, टिल किसके लिए, टिल 1813 तक दोबारा से बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और साथ में और जो बाकी पॉलिटिकल फंक्शंस भी, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी कैन कंटिन्यू टू एक्सरसाइज इट्स पॉलिटिकल फंक्शंस। तो जो पॉलिटिकल फंक्शंस वो एक्सरसाइज कर रही थी वो कंटिन्यू कर सकती है टू एक्सरसाइज इट्स पॉलिटिकल फंक्शंस, बट एक कंडीशन इसमें जोड़ दी गई। क्या बोला गया? बट द पॉलिटिकल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने पॉलिटिकल फंक्शंस को एक्सरसाइज कर रही है, या फिर जो भी वो गवर्नेंस कर रही है, या जो भी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर रही है, और उन टेरिटरीज में उसको फुल राइट ऑफ गवर्नेंस वो तब तक ही कर सकती है, कब वो कर रही है तब तक नहीं कर सकती, वो कर रही है, बट दैट इज डन बाय इट इन ट्रस्ट ऑफ, यानी कि ट्रस्ट किसका है, मैजेस्टी का है, और क्राउन का, क्राउन का ट्रस्ट है, वो तभी ये कर पा रही है। यानी कि एक तरह से इस एक्ट के माध्यम से क्राउन ने ये क्लियर कर दिया था
कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी पॉलिटिकल फंक्शंस कर रही है, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है इन इंडिया, वो क्राउन के ट्रस्ट के बिहाफ पे कर रही है। यानी कि क्राउन का ट्रस्ट है तब तक ही कर पा रही है जब तक क्राउन का ट्रस्ट है। जैसे कहते हैं ना कि गवर्नर जो होता है इंडिया में, वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तब तक वो अपने पोस्ट पे बना रह सकता है टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सिमिलरली इन ट्रस्ट ऑफ द मेजेस्टी, जब तक उनका ट्रस्ट है मेजेस्टी का उनके ऊपर, तब तक ही वो अपने पॉलिटिकल फंक्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो दिस एक्ट defines the constitutional position of ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। जो भी टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर रखी थी इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को इसने डिफाइन किया था इस एक्ट में, है ना, डिफाइन कर दिया था ना। वो तब तक ही उन टेरिटरीज पे गवर्नेंस कर सकती है, ऑक्यूपाई कर सकती है, जब तक वो ट्रस्ट, क्राउन के ट्रस्ट में है, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगी। जब तक क्राउन का ट्रस्ट रहेगा तब तक ही कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। सो दिस एक्ट डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द इंडियन टेरिटरीज, ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। तो ये एक मेजर पॉइंट्स थे चार्टर एक्ट 1793 के। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ये नोट डाउन कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि 1786 के माध्यम से कॉर्नवालिस को ये अधिकार मिल गया था कि वो वीटो पावर एक्सरसाइज कर सकती थी, एक्सरसाइज कर सकते थे किसी भी डिसीजन के ऊपर जो भी जनरल इन काउंसिल लेगी। बट इस एक्ट में क्या किया गया, दैट पावर या जो अथॉरिटी ऑफ वीटो पावर जो दी गई थी, है ना, एक्सटेंडेड टू ये एक्सटेंड कर दी गई टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स, सबको दे दी गई। यानी कि कोई भी गवर्नर जनरल आएगा सीट पे, सबको ये वीटो पावर दे दी गई। एंड गवर्नर्स ऑफ, और गवर्नर्स को भी दे दी गई, ऑफ रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंसीज, है ना, जो डिफरेंट प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स थे उनको भी ये पावर दे दी गई। दैट इज द पावर ऑफ वीटो पावर, ओवर राइडिंग पावर। तो कौन सी प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। ये मेजर पॉइंट है, ये सबको दे दी गई वीटो पावर। फोर्थ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आप जानते हैं कि मैंने बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसके 6 मेंबर्स थे, और जो मेनली जिनकी जो सुपर सीडिंग पावर जिसकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की होगी, और ऑल दी रेवेन्यू पॉलिटिकल फंक्शंस, बेसिकली सिविल फंक्शंस, पॉलिटिकल रेवेन्यू फंक्शंस जो भी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसके ऊपर अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी किसकी होगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की होगी, जिसके 6 मेंबर्स थे। इसके 6 मेंबर्स घटा के 3 मेंबर्स कर दिए गए, है ना, रिड्यूस्ड टू 3 मेंबर। एक तो ये किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो उनके प्रेसिडेंट होंगे, एंड 2 मेंबर्स, और ये 2 और मेंबर्स होंगे। और ये कौन अपॉइंट करेगा, क्राउन डायरेक्टली गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सैलरी है मेंबर्स की, सैलरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स, है ना, टू बी कम आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। अभी तक उनको, उनकी जो सैलरी दी जाती थी 1784 से टिल 1793, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने फंड में से देती थी। बट इस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स की सैलरी दी जाने लगी आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू, यानी कि भारत के कोष से दी जाने लगी, ठीक है। तो यहाँ से ही स्टार्ट हुई थी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की हुई है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो बोला जाता है,
ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड, सो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो बोला जाता है कि स्टार्ट हुई थी, इंडिया में स्टार्ट हुआ था, यानी कि जो भारत का पैसा है वो विदेशी लोगों ने उन पे अधिकार जमा लिया था या उसको लूट लिया था, वो स्टार्ट हुआ था 1793 से, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, और ये किसने एक्सपोज किया था? दादा भाई नरौरी ने एक्सपोज किया था ना ये। तो ये यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और मेजर पॉइंट ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अदर पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ। मेजर पॉइंट्स मैं इनके बता रहा हूँ आपको। देन फिफ्थ पॉइंट, क्या था? जो जैसे मैंने आपको बताया था, जो जुडिशियल फंक्शंस थे, अभी तक क्या था? जुडिशरी आप जानते थे, अभी तक एग्जीक्यूटिव के पास ही जुडिशरी फंक्शंस भी होते थे, प्लस जुडिशरी थी ऑब्वियसली, प्रोविंशियल कोर्ट्स थी, देन आपकी सुप्रीम कोर्ट थी। तो प्रोविंशियल कोर्ट में मुंसिफ था, दीवानी कोर्ट था, मैंने ये कल भी मैंने आपको बताया था, दीवानी, देन मुंसिफ दीवानी, है ना, एंड फौजदारी कोर्ट। इसके देन इनकी अपील किसके पास जाती थी? दीवानी और फौजदारी की ये जाती थी टू दी सदर दीवानी, एंड दिस इज सदर फौजदारी, एंड इसकी कहाँ जाती थी? सदर दीवानी की टू दी गवर्नर जनरल इन काउंसिल, है ना, गवर्नर जनरल का मैंने आपको बताया था। अपील जो जाती थी गवर्नर जनरल को जाती थी दीवानी के लिए। और फौजदारी की किसके पास जाती थी? ये भी बाद में सुप्रीम कोर्ट वगैरह पे जाती थी। ठीक है, इनको जाती थी। तो ये पहले का ये था स्ट्रक्चर जुडिशियल। अब इसमें मॉडिफिकेशन हो गया, चेंज हो गया 1793 एक्ट के माध्यम से। क्या चेंज हुआ? ये जो दीवानी कोर्ट जो थी पहले क्या करते थे ना, कलेक्टर्स ही बैठते थे इसके ऊपर। दीवानी कोर्ट में कलेक्टर्स जज बन के बैठते थे दीवानी कोर्ट में। ठीक है, यहाँ पे तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो जजेस ही बैठते थे, बट वहाँ पे कलेक्टर्स बैठते थे। इसमें भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती थी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ठीक है, तो क्या किया गया? ये जो कलेक्टर्स को जुडिशियल पावर्स दी गई थी, ये स्ट्रिप ऑफ कर दी गई, ले ली गई कलेक्टर से 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। सो सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फंक्शंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल फंक्शन एग्जीक्यूटिव से ले लिए गए। ठीक है, कलेक्टर्स जो बेसिकली क्या होता था ना, रेवेन्यू कलेक्शन करती थी कंपनी, ऑब्वियसली मैंने जैसा आपको बताया। तो रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर केस अगर आता था तो वो इस कोर्ट में आता था, और इस कोर्ट को कौन प्रेसाइड करता था? कलेक्टर करता था। तो कलेक्टर से ले ली गई वो पावर्स, यानी कि अब इस कोर्ट को कौन प्रेसाइड करेगा? जज प्रेसाइड करेंगे। ठीक है, कलेक्टर्स नहीं करेंगे। तो कलेक्टर्स के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थी रेवेन्यू कलेक्शन की, केवल कलेक्टर्स के पास वही रहेगी। रेवेन्यू कलेक्शन ही करेगा, रेवेन्यू कलेक्शन रिलेटेड मैटर्स की सुनवाई वो नहीं करेगा। कलेक्टर से ये पावर ले ली गई 1793 के माध्यम से। तो क्या होता था? रेवेन्यू कोर्ट्स, सो दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू कोर्ट्स, है ना, दीवानी। इसमें क्या होता था? दीवानी कोर्ट में रेवेन्यू कोर्ट्स होती थी, कुछ स्पेसिफिक जो रेवेन्यू के लिए होती थी। दीवानी कोर्ट का ही एक सबसेट था। तो रेवेन्यू कोर्ट्स खत्म कर दी गई, माल अदालत बोलते थे इनको, माल अदालत। तो माल अदालत
ख़त्म कर दी गई, अबोलिश कर दी गई। अब ये जो मैटर्स थे कौन सुनेंगे? दीवानी कोर्ट ही सुनेगी, कोई रेवेन्यू कोर्ट अलग से नहीं होगी। दीवानी कोर्ट जो थी मुंसिफ वही सुनेगी इसको, तो रेवेन्यू कोर्ट इसमें ख़त्म कर दी गई इस एक्ट में, ठीक है, जिसको बोलते थे माल अदालत। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। सो दिस एक्ट एक्चुअली सेपरेट्स द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दोनों को सेपरेट कर दिया गया। सो दिस एक्ट यू कैन राइट, दिस एक्ट सेपरेट द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है ना, ये एक्ट ने सेपरेट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, kindly note it down. And 6th point, what is the 6th point? इस एक्ट के माध्यम से रेवेन्यू बोर्ड्स की स्थापना हुई। रेवेन्यू पुलिस, वो जो होते हैं ना, जो रेवेन्यू कहाँ चोरी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, रेवेन्यू बोर्ड्स की स्थापना की, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेवेन्यू बोर्ड्स एंड रेवेन्यू पुलिस। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर होते थे रेवेन्यू के, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं ना, जो देखते हैं कि कहाँ चोरी हुई है, कहाँ नहीं हुई है, तो उस टाइप की पुलिस की स्थापना हुई जो स्पेसिफिकली रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स को डील करेगी। मतलब वैसे तो कोर्ट ही करेगी, बट पुलिस क्या करेगी? पकड़ेगी क्राइम कहीं भी रेवेन्यू रिलेटेड हो रहा है। तो जुडिशरी को पावर दी गई, प्लस एक रेवेन्यू पुलिस की स्थापना की गई और रेवेन्यू बोर्ड का गठन हुआ इस एक्ट के माध्यम से, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दी गई टू इशू लाइसेंस। ये अब लाइसेंस इशू कर सकती थी, टू इशू लाइसेंस फॉर, टू इशू ट्रेडिंग लाइसेंस, डायरेक्टली लिखो, टू इशू ट्रेडिंग लाइसेंस, ठीक है। तो बेसिकली इसको ये पावर्स दी गई, ये ट्रेडिंग लाइसेंस, कोई भी अगर कंपनी का सर्वेंट, ऑब्वियसली कोई भी कंपनी ट्रेड करने की कंपनी के पास ही मोनोपोली थी, बट अगर कंपनी चाहे तो कुछ लाइसेंस इशू कर सकती है टू दी एक्सटर्नल पीपल, यानी कि अदर इंग्लिश ट्रेडर्स जो ट्रेड करने के लिए, अगर कंपनी चाहे तो उनको लाइसेंस इशू कर सकती है। तो लाइसेंस की अथॉरिटी कंपनी को दे दी गई इस एक्ट के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं कंपनी की कुछ ताकतें बढ़ाई गई, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ओवर पावर्स बढ़ा दी गई उसकी, ओवर अदर प्रेसिडेंसीज, ओवर गवर्नर्स ऑफ अदर प्रेसिडेंसीज, ठीक है। तो क्या पावर्स बढ़ा दी गई इसमें ये पावर्स बढ़ा दी गई कि गवर्नर जनरल, अच्छा इसमें एक पॉइंट और रह गया था, पहले मैं ये बता दूं, फिर एक पॉइंट और लिख देता हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ। 9th पॉइंट, गवर्नर जनरल कैन अपॉइंट अ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकते हैं ऑफ द काउंसिल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल टू प्रिसाइड द काउंसिल मीटिंग्स इन हिज एब्सेंस, है ना, काउंसिल की मीटिंग्स इन हिज एब्सेंस, दी काउंसिल मीटिंग्स इन हिज एब्सेंस। ये तो सिंपल है, उनकी एब्सेंस में मीटिंग्स को ठीक है इन हिज एब्सेंस, और साथ में गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दी गई, ग्रेटर पावर्स। क्या पावर दी गई कि जब भी गवर्नर जनरल मान लो मद्रास में होंगे या बॉम्बे में होंगे, तो गवर्नर की अथॉरिटी नहीं होगी, गवर्नर जनरल की अथॉरिटी होगी। कोई भी बिल है, कोई भी कानून है, कोई भी लॉ, कोई भी डिसीजन लेना है गवर्नर काउंसिल को, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर फिजिकली प्रेजेंट होंगे इन बॉम्बे एंड मद्रास, तो उनकी अथॉरिटी होगी, गवर्नर की अथॉरिटी नहीं होगी। ये एक्स्ट्रा पावर नहीं है। अभी तक तो मैंने आपको बताया था
कि रेवेन्यू, डिप्लोमेसी एंड फॉरेन अफेयर्स, पीस, वार, इसके ऊपर पावर्स थी इनके ऊपर इनकी कि ये उनको सुपरसीड कर सकते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बट अगर वो फिजिकली प्रेजेंट होंगे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में तो गवर्नर की कोई पावर नहीं होगी। जो भी कानून होंगे वो, जो भी डिसीजन होंगे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लेंगे, ऑब्वियसली काउंसिल की मदद से, वहाँ की जो काउंसिल की स्थापना हुई थी। बट वहाँ पे मेन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास वीटो होगा, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वीटो कर सकते हैं वहाँ पे। गवर्नर की तो होगी ऑब्वियसली, गवर्नर तो मेंबर है ही है वहाँ की गवर्नर काउंसिल का, बट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की फाइनल पावर होगी, फाइनल से होगा, वो वीटो कर सकते हैं। अभी तक तो केवल वो बंगाल के ही प्रेसिडेंसी के ही डिसीजंस को वीटो कर रहा था, लेकिन अभी वो मद्रास एंड बॉम्बे के भी डिसीजंस को वीटो कर सकता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, दिस इज दी चार्टर एक्ट 1793, दीज आर दी मेजर पॉइंट्स। अब हम पढ़ेंगे 1813 में, 1813 में नया चार्टर एक्ट आया, दैट इज अब जो चार्टर एक्ट आ रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉइंट्स हैं उसमें समझने के लिए और याद करने के लिए। तो काइंडली ट्यून विद माई लेक्चर्स एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।